हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री इस सब्जेक्ट का सर्कल या लेसन। सर्कल या लेसन में आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, 1 या 2 मार्क के क्वेश्चन स्पेशली मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। पूरे लेसन में 1-1 2-2 मार्क के क्वेश्चन कैसे आते हैं और किस तरीके से ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हमें उसको कैसे सॉल्व करना है, ये मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूँगा। उसको अच्छी तरीके से समझो और उसी टाइप से इस लेसन का प्रिपरेशन करो। अगर इस तरीके से आप प्रिपरेशन करोगे तो ये लेसन आपको बहुत आसान लगेगा। ओके। सर्कल सर्कल की डेफिनेशन क्या है? सर्कल की डेफिनेशन है इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट विच इज़ एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। ओके, ये सर्कल की डेफिनेशन है। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है, लोअर क्लासेस में पढ़ा है। ये शुरुआत थी इसीलिए मैंने इसकी डेफिनेशन रिकॉल की। इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा था? इस लेसन में हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के कॉन्ग्रुएंट सर्कल बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं अभी। हाँ, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, टचिंग सर्कल्स, ये सब हमने पढ़ा था। अभी एक एक करके हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सर्कल्स पासेस थ्रू द पॉइंट्स वेदर इट इज़ अ सिंगल पॉइंट, 2 पॉइंट्स और 3 पॉइंट्स। तो इसके ऊपर कैसे सवाल आता है? पहला क्वेश्चन हो सकता है आपको इस तरीके से, हाउ मेनी सर्कल्स कैन पासेस थ्रू अ 1 पॉइंट। ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है या फिर सॉल्व द फॉलोइंग जो 1 मार्क का क्वेश्चन होता है उसमें भी आता है। और ऐसे भी आगे जाके पूछे जाएगा कि ड्रॉ द फिगर फॉर द फॉलोइंग केस। क्या बोला था? हाउ मेनी सर्कल कैन पासेस थ्रू द 1 पॉइंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन्फानाइट सर्कल्स कैन पासेस थ्रू can passes through a point। एक पॉइंट में से इन्फानाइट सर्कल्स ड्रॉ किए जाते हैं। अभी इसके लिए अगर बोला गया है ड्रॉ द फिगर, तो कैसे ड्रॉ करेंगे? एक पॉइंट कंसीडर करेंगे। रिमेंबर दैट दिस पॉइंट इज नॉट द सेंटर ऑफ द सर्कल। बच्चे क्या करते हैं? ऐसे पॉइंट कंसीडर करते हैं कि जो सर्कल का सेंटर करेंगे और सर्कल्स ड्रॉ करते हैं। बेटा ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गया, ये को मैंने ऊपर ड्रॉ किया है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स नहीं चाहिए हमें। हमें क्या चाहिए? एक पॉइंट में से कितने सर्कल्स ड्रॉ किए जाते, पास होते। तो ये सर्कल एक मैंने ड्रॉ किया, ये एक दूसरा सर्कल ड्रॉ किया है जो कि सेम पॉइंट में से पास होता है, ये एक तीसरा सर्कल ड्रॉ किया है जो कि वही पॉइंट में से पास होता है। तो इस तरीके से हम सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। कितने सर्कल्स ड्रॉ होते हैं, कितने सर्कल पास होते हैं एक पॉइंट में से? तो इन्फानाइट सर्कल्स। दिस कैन बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क। ओके, अभी आगे जाके मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया था, अभी पूछा जा सकता है कि 2 पॉइंट में से 2 पॉइंट्स दिए आपको, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। कितने, कौन से पॉइंट्स? डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दिए। तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में से कितने सर्कल पास होते हैं? इसका भी सॉल्यूशन वही होगा, इन्फानाइट सर्कल्स। कितने सर्कल्स? इन्फानाइट। कैसे ड्रॉ करना है? देखो, ये पहला सर्कल मैंने पास किया, ये दूसरा सर्कल यहाँ से पास होता है, ये तीसरा सर्कल यहाँ से पास होता है। जब आपको फिगर ड्रॉ करने के लिए बोला जाएगा ना, तो मिनिमम 3 फिगर्स ड्रॉ करना। कितने? 3 सर्कल्स ड्रॉ करो। ओके, इससे हमें एक इंडिकेशन मिलता है कि इसमें से हम इन्फानाइट सर्कल्स ड्रॉ करते हैं। बच्चे क्या करते हैं? 2 पॉइंट्स दिए होते हैं, इसमें से सर्कल कैसे, ये देखो इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। एक दूसरा सर्कल, ये तीसरा सर्कल, ये 2 पॉइंट लिए सर मैंने, ए और बी। ऐसे नहीं करना है। आपने ये जो सर्कल ड्रॉ किया है, ये इसमें तो इस सर्कल तो सिर्फ एक ही पॉइंट में से पास होता है। ये सर्कल आपने ड्रॉ किया, आपने 2 पॉइंट लिए हैं, दैट इज़ राइट। लेकिन सर्कल ड्रॉ करते समय वो पास होता है सिर्फ एक ही पॉइंट में से। ये भी मैंने पॉइंट लिया है, इसमें से तो भी तो एक ही सर्कल पास होता है, तो मतलब ये पॉइंट मिस हो रहा है, तो ऐसी फिगर नहीं ड्रॉ करना है। ओके, तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में से भी इन्फानाइट सर्कल्स पास होते हैं। अगर आपको दिए हुए पॉइंट से थ्री पॉइंट में से 2 पॉसिबिलिटी हो सकती। पहली कि वो तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर भी हो सकते हैं और वो तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर भी हो सकते हैं। अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो तीनों पॉइंट में से नो सर्कल कैन पासेस थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट। 3 कोलिनियर पॉइंट में से एक भी सर्कल पास नहीं होता है। लेकिन अगर ये नॉन कोलिनियर होंगे तो इनमें से सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पासेस थ्रू द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट में से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास होता है। इस तरीके से ये एक एक मार्क का क्वेश्चंस रहेंगे इसके ऊपर। ओके, इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना, प्रिपेयर करना। ओके, अभी नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम? टेंजेंट सेगमेंट के ऊपर
क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सर्कल मैंने ड्रॉ किया है, सर्कल के ऊपर मैंने अभी एक पॉइंट लिया है P। अभी सर्कल के ऊपर अगर एक पॉइंट है तो कितने टेंजेंट सर्कल से पास हो, सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं हम। ओके, देखो क्वेश्चन कैसे रहता है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल इफ द पॉइंट इज ऑन इट। सर्कल के ऊपर कोई भी एक पॉइंट है तो उसमें से कितने टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। टेंजेंट का मतलब क्या है, टेंजेंट मतलब सर्कल को टच करके पास होने वाली लाइन। ओके, और जब वो सर्कल को टच करती है तो वो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट में टच करती है और उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो एक सर्कल के ऊपर अगर एक पॉइंट है तो उसमें से जस्ट ओनली वन टेंजेंट कैन ड्रॉ। सर्कल के ऊपर अगर एक पॉइंट है तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगी। अगर अभी यही पॉइंट सर्कल के बाहर है तो मतलब एक्सटर्नल है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से हम सर्कल को मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट में से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट, सर्कल के अंदर अगर वो पॉइंट होगा तो इसमें से एक भी टेंजेंट नहीं पास होगी, नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। अगर वो पॉइंट सर्कल के अंदर है तो ये तीनों केसेस ध्यान में रखना। सर्कल के अंदर है तो नो टेंजेंट, सर्कल के बाहर है तो 2 मैक्सिमम टेंजेंट, और सर्कल के ऊपर है तो सिर्फ एक ही टेंजेंट। अभी आगे इसके ऊपर कैसे सवाल हो सकता है, देखो ये मैं रिकॉल करता हूँ फिर से। सर्कल के बाहर मैंने एक पॉइंट लिया है, ये 2 टेंजेंट मैंने ड्रॉ किए PA और PB। क्वेश्चन ऐसे होता है कि अगर 2 टेंजेंट मैंने ड्रॉ किए हैं उसमें एक टेंजेंट की लेंथ दी है आपको 5.2 सेंटीमीटर, तो दूसरे टेंजेंट की लेंथ क्या होगी अगर वो उसी पॉइंट में से ड्रॉ की जाती है तो उसकी लेंथ भी 5.2 सेंटीमीटर ही होगी ना। क्यों, क्योंकि सर्कल को जो एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ये ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट होते हैं, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम में पढ़ा है हमने। तो इसके ऊपर भी ये एक सवाल होता है 1 मार्क का। ओके, आगे जाके अभी कैसे यही टेंजेंट को मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, टेंजेंट कंसेप्ट ही यूज़ करता हूँ। देखो मैंने अभी ये 2 टेंजेंट ड्रॉ किए, सर्कल के सेंटर के साथ ये पॉइंट A और पॉइंट B को भी ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे होगा कि अगर एंगल P दिया है 40 डिग्री तो एंगल AOB फाइंड करो। कैसे फाइंड करना है, देखो यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बन गया है। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल की एडिशन 360 होती है, तो ये कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। कैसे, इन क्वाड्रिलेटरल AOBP, क्वाड्रिलेटरल का नाम लिखते समय एक तो क्लॉकवाइज जाओ फिर एंटी क्लॉकवाइज जाओ। ओके, देखो क्वाड्रिलेटरल का नाम लिखते समय एक तो क्लॉकवाइज जाओ या फिर एंटी क्लॉकवाइज जाओ। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल की जो एडिशन है वो क्या होती है, 360 डिग्री होती है। ओके, तो मैं ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करूँगा, एंगल A प्लस O प्लस एंगल B प्लस एंगल P, चारों एंगल की एडिशन 360 दिखाई। इसमें एंगल A 90 डिग्री है, एंगल B भी 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, तो ये 90 डिग्री, ये एंगल O हमें फाइंड करना है, एंगल B 90 डिग्री, एंगल P 40 डिग्री इज इक्वल टू 360। तो एंगल O क्या आएगा, 360 डिग्री माइनस इन तीनों की एडिशन आएगी 220, तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन हो गई 140 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल AOB दैट इज एंगल O विल बी 140 डिग्री। तो इस तरीके का ये सवाल होता है। ओके, कभी कभी ऐसे पूछा जाता है, सर्कल में आपको एक टेंजेंट दी है, सर्कल का सेंटर है O, मैंने उसको ज्वाइन किया, यहाँ पे पॉइंट लिया है B और OB ज्वाइन किया, और ये राइट एंगल दिया है, ये 30 डिग्री दिया है, और रेडियस OA दी है 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर होगा या यूनिट होगा, दिया होगा तो सेंटीमीटर, नहीं तो यूनिट लिखो। और पूछा जाता है कि OB को फाइंड करो और AB को फाइंड करो। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको फाइंड करने के लिए सर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे पाइथागोरस यूज़ करेंगे, राइट। लेकिन रिमेंबर, पाइथागोरस कब यूज़ होगा, जब आपको ट्रायंगल के 2 साइड्स दिए होंगे तब। यहाँ पे ट्रायंगल की तो एक ही साइड है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या यूज़ करना है, यहाँ पे 30, 60, 90 डिग्री ये थ्योरम यूज़ करना है, ये प्रॉपर्टी यूज़ करना है। तो क्या होते हैं, 30 डिग्री की जो अपोजिट साइड है ये हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैसे, सबसे पहले ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, इन ट्रायंगल OAB एंगल A इज 90 डिग्री बाय रेडियस टेंजेंट थ्योरम, एंगल B 30 डिग्री, सो रिमेनिंग एंगल ऑफ द ट्रायंगल O दैट इज 60 डिग्री। सो ट्रायंगल OAB इज 30, 60, 90, तो लिखेंगे हम साइड OA इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस, यहाँ पे ब्रैकेट में रीजन लिखना है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। ओके,
रीज़न लिखना भूलो मत। हाँ, ज्योमेट्री के पेपर में जहाँ पे आपने जो प्रॉपर्टी यूज़ की है वो वहाँ पे लिखो, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। इनमें से कौन सी साइड अवेलेबल है हमारे पास, दी है 6 ओ ए, तो ये मैंने लिखा 1/2 ओ बी, 2 इधर शिफ्ट होगा, सो 6 2 ज़ा 12, सो ओ बी की लेंथ आ गई 12 सेंटीमीटर। दिया है तो 12 सेंटीमीटर लिखो, नहीं दिया है तो जस्ट 12 यूनिट लिखो। ओके, अभी आगे पूछा है ए बी को फाइंड करो। ए बी क्या होगा, ए बी जो साइड है वो 60 डिग्री की अपोजिट साइड है, तो 60 डिग्री की अपोजिट साइड होती है √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस अभी हमें मिल गया है, सो √3/2 मल्टीप्लाइड बाय 12, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो इसका आंसर आएगा 6√3 सेंटीमीटर। होगा तो सेंटीमीटर लिखो, यूनिट होगा तो यूनिट लिखो। इस तरीके से ये सवाल आपको सॉल्व करना है। ओके, कोई डाउट? अभी नेक्स्ट है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल का कंसेप्ट है अभी, सर्कल का सेंटर, सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट, मैंने इनको ज्वाइन किया, तो अभी इसकी वजह से यहाँ पे बन गया एक एंगल जिसको कहेंगे सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल क्यों? क्योंकि इस एंगल का जो वर्टेक्स दिया है वो सर्कल का सेंटर है, इसीलिए इसको सेंट्रल एंगल कहेंगे। ओके, और सेंट्रल एंगल का जो मेजर होता है विच इज़ इक्वल टू द मेजर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। इस सेंट्रल एंगल ने जिस आर्क को इंटरसेप्ट किया है उसका मेजर और उसके एंगल का मेजर ऑलवेज इक्वल रहता है। ओके, ध्यान में रखना, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल विच इज इक्वल टू द मेजर ऑफ इस करस्पॉन्डिंग आर्क। सर्कल के ऊपर मैंने 2 पॉइंट लिए ए और बी, अगर इनको ज्वाइन किया तो ये हो गया, देखो पॉइंट ज्वाइन करते समय ये लाइन सर्कल के सेंटर से पास होती, तो मतलब ये सेमी सर्कल हो गया। ओके, और सेमी सर्कल का मेजर ऑलवेज क्या आता है, 180 डिग्री, ये भी ध्यान में रखना। प्रॉपर्टी सिंपल है, क्वेश्चन में भी आस्क ऑन इट। ओके, तो अभी आगे देखते हैं। अभी आगे क्या है, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स फॉर्म द कॉन्ग्रुएंट आर्क, कॉन्ग्रुएंट आर्क फॉर्म द कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, कैसे देखो, एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर मैंने एक लिया है कॉर्ड ए बी और एक लिया है कॉर्ड सी डी, और ये दोनों कॉर्ड अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, क्वेश्चन में दिया होगा आपको ए बी कॉन्ग्रुएंट सी डी। अगर कॉर्ड ए बी एक आर्क, देखो सर्कल को उसने कट किया है 2 पार्ट में, एक आर्क ए बी है और एक आर्क ए डी सी है, तो यहाँ पे जो आर्क बनता है, तो ये जो आर्क ए बी है और एक आर्क सी डी है, ये दोनों आर्क भी कॉन्ग्रुएंट आएंगे। इसके ऊपर आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है कि इनको प्रूव करो। जैसे देखो वो सवाल भी आपको यहाँ पे ड्रॉ लिखता हूँ मैं, डायग्राम ड्रॉ की मैंने ए बी और सी डी। इसमें देखो ये कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी कॉन्ग्रुएंट है, और आपको बोला गया था कि ए सी आर्क और डी बी आर्क कॉन्ग्रुएंट दिखा, तो यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करना है और आपको सिंप्लीफाई करना है। ओके, अभी आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज इंस्क्राइब एंगल। आगे क्या है, इंस्क्राइब एंगल। इंस्क्राइब एंगल मतलब क्या, एक सर्कल है, ओके, सर्कल के ऊपर मैंने 2 पॉइंट लिए ए और बी, और एक पॉइंट लेता हूँ एक्स्ट्रा का जो कि सर्कल के ऊपर है, और इनको मैंने ए सी को ज्वाइन करता हूँ और सी बी को भी ज्वाइन करता हूँ। इसको ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे एक एंगल बनता है, एंगल ए सी बी। ओके, तो ये जो एंगल ए सी बी बना है यहाँ पे, ये इंस्क्राइब हुआ है इन द आर्क ए सी बी। आई रिपीट, ये जो एंगल ए सी बी है ये इंस्क्राइब हुआ है इन द आर्क ए सी बी, और इस एंगल ए सी बी ने आर्क ए बी को, एक्स्ट्रा पॉइंट लेता हूँ मैं यहाँ पे वन मोर, इस एंगल ए सी बी ने आर्क ए एक्स बी को इंटरसेप्ट किया है। तो इसका मतलब एंगल ए सी बी का जो मेजर होगा, दिस इज ए इंस्क्राइब एंगल, द मेजर ऑफ इंस्क्राइब एंगल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क। तो इसने जो आर्क इंटरसेप्ट किया होगा, कौन सा आर्क इंटरसेप्ट किया एंगल ए सी बी ने, आर्क, एंगल ए सी बी ने कौन सा आर्क इंटरसेप्ट किया है, आर्क ए एक्स बी। तो ये जो आर्क ए एक्स बी है इसका जो मेजर होगा, वट एवर मेजर, और ये जो एंगल का जो मेजर है, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, द मेजर ऑफ इंस्क्राइब एंगल इज हाफ ऑफ द मेजर आर्क ए एक्स बी, मतलब इंस्क्राइब एंगल का मेजर विच इज़ हाफ ऑफ द इट्स इंटरसेप्टेड आर्क। सपोज मैंने अगर कंसिडर किया ये 140 डिग्री है, तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा वैल्यू 140 डिग्री, इसको डिवाइड करूँगा तो 70 डिग्री आएगा आंसर। तो मेजर एंगल ए सी बी होगा 70 डिग्री। ओके, तो इस तरीके से इसको फाइंड करना है। अगर आपको यहाँ पे ये सर कौन से एंगल को इंस्क्राइब करना है, कंसीडर करना है, कौन से एंगल को नहीं, इसके ऊपर हम बाद में एक वीडियो बनाएंगे। अभी यहाँ इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, फिलहाल इसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं हम। ओके, तो ये इंस्क्राइब एंगल, द मेजर ऑफ इंस्क्राइब एंगल इज हाफ ऑफ द इट्स इंटरसेप्टेड आर्क। ओके,
अभी आगे है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल कि जिस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स में से एक सर्कल पास होता है। सर्कल के क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स से पास होने वाला जो सर्कल होता है दैट इज कॉल्ड द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर क्वेश्चन कैसे होते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपको अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। कैसे? अपोजिट एंगल ए दिया है 70 डिग्री, फाइंड द एंगल सी। कैसे आएगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट एंगल होते हैं वो ऑलवेज सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल ही सप्लीमेंट्री होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको एंगल ए दिया था 70 डिग्री, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। ए प्लस सी इज इक्वल टू 180, 70 डिग्री दिया है तो एंगल सी क्या आएगा? 180 माइनस 70, 110। इस तरीके से ये क्वेश्चन आएगा। ओके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, तो अभी आगे देखते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल क्वेश्चन में कैसे आता है? देखो, आपको पूछा जा सकता है कि एंगल ए 70 डिग्री दिया है तो एंगल डी सी ई फाइंड करो। सिंपल है, यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना है। देखो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर एंगल का जो मेजर होता है विच इज़ इक्वल टू द, इसका जो एडजेसेंट एंगल है, ये जो एक्सटीरियर एंगल है, इस एक्सटीरियर एंगल का जो एडजेसेंट है इसका अपोजिट एंगल, इस इंटीरियर एंगल का अपोजिट एंगल, इन दोनों का मेजर इक्वल होता है। मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी सी ई। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द मेजर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल। ओके, इसका जो एक्सटीरियर एंगल का जो अपोजिट एडजेसेंट एंगल है उसके अपोजिट एंगल के मेजर जितना इसका वैल्यू होगा। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो एक्सटीरियर एंगल के एडजेसेंट एंगल का जो अपोजिट एंगल होगा उसका मेजर और एक्सटीरियर एंगल का मेजर ऑलवेज इक्वल होता है। ओके, कोई डाउट? अभी आगे आता है कॉन साइक्लिक। कॉन साइक्लिक मतलब क्या? सपोज एक सेगमेंट लिया मैंने, सेगमेंट ए बी, और एक सेगमेंट ए बी के सेम साइड में, एक तो ऊपर या फिर नीचे, दो एक्स्ट्रा के पॉइंट्स लिए सी और डी, और इन दोनों एक्स्ट्रा के पॉइंट्स मैंने इस सेगमेंट के एंड पॉइंट के साथ ज्वाइन किए तो यहाँ पे एक एंगल बनता है, एंगल ए सी बी, और यहाँ पे भी एक एंगल बनता है ए डी बी। तो इन दोनों एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट होते, ये दो एंगल जब बनते हैं अगर ये कॉन्ग्रुएंट होते तो ये चारों पॉइंट्स कॉन साइक्लिक होते। कॉन साइक्लिक मतलब ये चारों पॉइंट में से भी एक सर्कल पास होता है। इसके ऊपर सवाल कैसे होता है? ए पॉइंट ए सी डी बी आर द कॉन साइक्लिक इफ एंगल ए सी बी 70 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए डी बी? देखो, हमें ए डी बी का मेजर फाइंड करना है, ए सी बी दिया है, कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है। सिंपली कैसे लिखेंगे? पॉइंट ए सी डी बी आर द कॉन साइक्लिक, देन एंगल फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ द सेगमेंट। ओके, सेम सेगमेंट, एक सेगमेंट के सेम साइड में जो एंगल्स बनते हैं वो ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट रहते हैं अगर वो पॉइंट कॉन्साइक्लिक होते हैं तो इसका मतलब एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। तो दोनों का जो मेजर होगा वो इक्वल रहेगा, तो दोनों एंगल 70 डिग्री के आएंगे। इज दैट क्लियर? ओके, तो इस तरीके के सवाल आपको इसके ऊपर रहेंगे। देखो, मैंने जो जो टॉपिक आपको रिवाइज करवाए हैं इसके ऊपर हर एक टॉपिक के ऊपर एक एक क्वेश्चन आपको ज़रूर सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिए हैं और एक्स्ट्रा के एग्जाम्पल भी आपको सॉल्व करना है। इससे क्या होगा, इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। यही क्वेश्चन जो हायर वेटेज के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी पूछे जा सकते हैं, एक एक या दो दो मार्क के लिए, तो उसमें भी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो अभी आगे की जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है? सपोज 2 सेकेंड से, ये मैंने सेकेंड्स ड्रॉ किए और ये 1 सेकेंड, दोनों के दोनों सेकेंड जो हैं एक दूसरे को सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने पॉइंट लिए डी और ई, और यहाँ पे और एक कंसिडर करता हूँ मैं, ये दो कॉर्ड्स हैं कि अभी ये दो कॉर्ड सर्कल के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ये सेकेंड सर्कल के बाहर है और ये कॉर्ड सर्कल के अंदर है। मैंने उसको लेबल किया पॉइंट ओ। तो अभी अगर मुझे एंगल ए बी सी फाइंड करना है, देखो ये कौन सा एंगल है? ए बी सी। अभी ये जो एंगल ए बी सी, इसने देखो दो आर्क इंटरसेप्ट किए, एक आर्क डी ई और एक आर्क ए सी, इसने दो आर्क इंटरसेप्ट किए हैं। एंगल ए बी सी ने कितने आर्क इंटरसेप्ट किए हैं? 2 आर्क इंटरसेप्ट किए। तो एंगल ए बी सी का मेजर क्या होगा? सो मेजर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मेजर आर्क। जो मेजर आर्क होगा
ये जो मेजर आर्क है इसमें से ये जो माइनर आर्क है इसको सब्ट्रैक्ट करो, डी ई, ओके। और इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन आएगा उसको डिवाइडेड बाय 2, मतलब मेजर ऑफ एंगल ए बी सी। अभी अगर ये बाहर इंटरसेक्ट करता है तो सब्ट्रैक्शन करना है, बाहर इंटरसेक्ट करते ये दोनों सेकेंड तो आपको सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन करते समय मेजर आर्क में से माइनर आर्क को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर ये एक दूसरे को, ये दोनों कॉर्ड अगर सर्कल के अंदर है, देखो सर्कल के अंदर है लेकिन सर्कल के सेंटर नहीं है, वो सर्कल का सेंटर नहीं है, कीप इट इन योर माइंड, ओ इज़ नॉट अ सेंटर ऑफ द सर्कल। ये कॉर्ड सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करते तो यहाँ पे जो अगर जो एंगल ए ओ डी मैंने लिखा तो इसका मेजर कैसे आएगा, एंगल ए ओ डी इज हाफ ऑफ द मेजर आर्क ए डी प्लस मेजर आर्क, इसका ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, देखो ए ओ डी का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है, सी ओ बी। सी ओ बी ने किसको इंटरसेप्ट किया है, सी बी को, तो ये यहाँ पे आर्क सी बी आएगा। तो ये हो गया इन दोनों एंगल्स का मेजर। अगर बाहर इंटरसेक्ट करते तो मेजर आर्क में से माइनर आर्क को सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइडेड बाय 2 करो। अगर सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करते तो ये जो दो आर्क है, ये जो एंगल, जिस एंगल का आपको मेजर दिया है या फिर फाइंड करना है, इसके करस्पॉन्डिंग आर्क, इंटरसेप्टेड आर्क देखो, इसका करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्टेड आर्क ए डी है, इसका वर्टिकली अपोजिट आर्क सी बी है, तो इन दोनों की एडिशन डिवाइडेड बाय 2। अगर सपोज मुझे एंगल ए ओ सी फाइंड करना होता तो एंगल ए ओ सी फाइंड करते समय ए ओ सी का इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है, मेजर आर्क ए सी, ओके। और इसका इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल बी ओ डी, इसका इंटरसेप्टेड आर्क मेजर आर्क डी बी। तो इस तरीके से ये एंगल को हम फाइंड करेंगे, ओके। तो आई होप मैंने जो जो टॉपिक आपको पढ़ाए, जो जो आपको एक्सप्लेन करके दिए हैं, समझ में आया होगा आपको, और इसके हिसाब से ही पढ़ाई करो। अगर ऐसे आप प्रिपेयर करोगे तो आई एम श्योर दैट ये लेसन आपको आसान लगेगा, ओके। सो रिमेनिंग पार्ट जो होगा हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।